तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कहानी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। होनी चाहिए और बच्चे अच्छी जगह और सोफे सेफ होने चाहिए। असिस्टेंट जी एम आर मल्होत्रा के असिस्टेंट ने क्लियरिटी कहा है कि बच्चे अच्छे जगह हैं, उन्हें दूसरी और अच्छे अनाथालय में शिफ्ट किया गया है, जिसे सुनकर स्वयं राहत की सांस लेता है और असिस्टेंट से कहता है, ठीक है, मैं जल्दी ऑफिस पहुंचता हूं, कहकर स्वयं कॉल कट कर देता है और निकलने से पहले किचन की तरफ पलटकर देखता है और कहता है, चल बेटा स्वयं, आज तुझे फिर से भूखे पेट ही ऑफिस जाना होगा। स्वयं ये बात अपने पेट सहलाते हुए कहता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। स्वयं ने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट पर यूएसए की फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। एयरपोर्ट के बाहर एक ब्लैक कलर की टक्जीरियस कार खड़ी थी। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसका उम्र लगभग 30 के ऊपर था। उसके हाथ में एक फाइल थी। तभी सामने से उसे आता हुआ कोई दिखता है। सामने से उस कार के सामने खड़ी आदमी का बॉस आ रहा था, जिसे रॉयल ब्लू कलर की ग्रीन पिक बिजनेस सेट पहना रखा था। हाथों से ब्रांडेड वॉच, हेयर अच्छे से जेल से सेटल दिखते थे, तो ये काफी हैंडसम लग रहा था। लेकिन घमंड इसके चेहरे पर छुप रहा था। जिसने में ही ये आदमी एरोगेंट और रूम लगभग रह रहा था। राज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सीईओ। इसका उम्र जितना 27 ही है, इतनी ही साथ स्वयं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की लीड डील हुई है। राज महीने में आधे ही यूएसए में तो आधा इंडिया में रहा करता था। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था। राज जैसे ही कार के पास पहुंचता है, उसका असिस्टेंट कार का डोर ओपन करता है और राज बिना अपने असिस्टेंट की तरफ देखे ही कार में बैठता है। असिस्टेंट जाकर फ्रंट पैसेंजर सीट में बैठता है और कार उनसे ऑफिस की तरह निकल जाती है। असिस्टेंट ने हाथों में जो फाइल्स ली उसे राज उसका देता है और राज उसे रीड करने लगता है। असिस्टेंट राज को आपकी आज की सारी शेड्यूल बताता है। कुछ देर रुकने के बाद असिस्टेंट थोड़ा हिम्मत करता है और कहता है, सर एक प्रॉब्लम है। राज बिना कुछ कहे ही अपने असिस्टेंट की तरह घूरकर देखता है। असिस्टेंट आगे कहता है, सर मिस तानी। कहते कहते ही असिस्टेंट रुक जाता है, लेकिन राज उसके बोलने का मतलब समझ गया था। राज की पकड़ फाइल पर गुस्से से कहती है, जा रही थी। राज गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुम लोगों से कुछ एक काम भी ढंग से नहीं होता। तुम लोग एक मासूम सी लड़की को संभाल नहीं पा रहे हो। असिस्टेंट थोड़ा डरी सी आवाज से, सर आपके दीदी ने ही मिस तानी को इतना
छूट दे रखी है, इसलिए तानी उस बच्ची को अपने सामने खड़ा होने का हिम्मत कर पाई। राज गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन बच्चों का क्या होता है। अगर हम अनाथालय तोड़ दे, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है तो अपनी बिजनेस से, और किसी के कारण मुझे लॉस नहीं होता तो मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस लड़की की जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये लड़की ऐसे ही हमें परेशान करती रहेगी। आई हेट दिस गर्ल। राज ने ये बात बहुत ही नफरत से साथ कही भी। कुछ घंटे बाद स्वयं और राज की मीटिंग खत्म हो चुकी थी और ये मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल थी। दोनों कंपनीज काफ़ी खुश थे। मीटिंग खत्म होने के बाद स्वयं और राज मीटिंग रूम में नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ राज का असिस्टेंट आता है और राज ने कान में कुछ कहता है। अपने असिस्टेंट की बात सुन राज की चेहरे एक्सप्रेशन से चेक हो जाते हैं। राज गुस्से से अपनी मुठिया कस लेता है, लेकिन स्वयं कहा था इसलिए राज अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उससे कहता है, एमआर सिंघानिया, मैं कुछ देर में आता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। स्वयं अपने चेयर से उठता है और अपना सूट ठीक करते हुए कहता है, मैं भी निकलता हूँ एमआर मल्होत्रा, मुझे भी यहाँ आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। स्वयं अपना रिस्ट वॉच देखते हुए स्माइल के साथ कहता है। राज भी अपनी चेयर से उठता है और स्वयं से हाथ मिलाता है। स्वयं वहां से निकल जाता है। स्वयं के जाने के बाद राज अपने असिस्टेंट से गुस्से से कहता है, भेजे उसे कुछ ही मिनट में। उसे मीटिंग रूम में डोर लॉक होता है। डोर नॉक की आवाज से राज का ध्यान उस तरह जाता है जो अभी कोई फाइल रीड कर रहा था। सामने तानी खड़ी थी जो अभी थोड़ा गुस्से में लग रही थी। तानी गुस्से से राज के सामने आती है और उससे कहती है, ये सब क्या है मल्होत्रा। राज फाइनली टेबल में रखा है और बड़े ही बेफिक्र से कहती है, क्या मिस तानी, आपसे आपके सामने कहने का मतलब मैं समझ नहीं अभी रहा हूँ। वैसे तानी बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन आज राज ने जो किया था उससे तानी की अपना सब्र खो चुकी थी। तानी गुस्से से कह दिए, आपने तो कहा था कि आपको बच्चों के लिए दूसरी और अच्छी जगह का इंतजाम करेंगे, लेकिन आपने ऐसे कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये ऑर्डर दे दिया कि 2 दिन में अंदर सा अनाथाश्रम को खाली करना है। क्या आप पागल हो गए हो। तानी ने आखिर लाइन लगभग चिल्लाते हुए ही कही थी। चिल्लाओ मत। राज अपने चेयर से उठता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है। राज फिर से कहता है, वो मेरी जमीन है, मैं डिसाइड करूंगा वहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं। अंडर स्टोड। तानी भी गुस्से से कहती है, नहीं, आप ये डिसीजन नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि जमीन आपकी है, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। एक बार तो आप उनके बारे में सोचिए। राज एक स्मार्ट के करते हुए कहता है, उनके बारे में मैं क्यों सोचूं।
उनके लिए तुम हो ना। तानी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही राज उसकी बात को बिना सुने ही तेज कदमों से उस मीटिंग रूम से निकल जाता है। उसके जाते ही तानी बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे अब उस अनाथालय को बचाए। तानी इसी गहरी सोच में डूबी राज के ऑफिस के बाहर निकलती है। तानी ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलकर रोड के एक साइड जाकर खड़ी हो जाती है। तानी अभी बहुत उदास थी और परेशान भी, लेकिन तभी तानी की नज़र रोड के दूसरे साइड में उदासी से और परेशानी भी, लेकिन तभी तानी की नज़र रोड की दूसरे साइड में पड़ी सख्त पर तानी है, जिसे देखते ही तानी का चेहरा एक अलग ही चमक आ जाती है। सामने स्वयं खड़ा था रोड के दूसरे साइड में। स्वयं अपने कार के पास खड़ा था और फोन पे किसी से बात कर रहा था। स्वयं को इतने दिनों बाद देखकर तानी का मन अंदर से सुकून से भर गया था। तानी कुछ पल के लिए अपनी सारी टेंशन और प्रॉब्लम भूल चुकी थी। उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट छा गई थी, लेकिन तानी की ये मुस्कुराहट कुछ ही पल ही थी। जब तानी स्वयं को गौर से देखती है तो उसकी मुस्कुराहट एकदम से गायब हो चुकी थी। स्वयं के चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं थी। उसके ओठों के प्यारी सी मुस्कान नहीं थी। स्वयं बहुत कमजोर और थका थका सा लग रहा था। स्वयं का वजन भी पहले से कम लग रहा था। उसकी आंखों सूखी हुई थी। ये सब स्वयं बिल्कुल अलग था जिसे तानी ने कुछ महीने पहले देखा था। स्वयं की आंखों में हल्के आंसू आना शुरू हो गए थे। वही स्वयं अब फोन रखता है और कार के अंदर जाने के लिए डोर ओपन करता है, लेकिन स्वयं को अपने ऊपर किसी की नजर महसूस होती है। स्वयं स्वयं पीछे मुड़कर देखता है तो सामने रोड के दूसरे साइड में उसकी जिंदगी, उसका प्यार, उसकी वाइफ तानी खड़ी थी। स्वयं जिसने अभी अपने हाथ में मोबाइल पकड़ रखी थी, उसके हाथ से मोबाइल छूट जाती है। यह उसे यकीन कर पाना मुश्किल था कि सच में उसके सामने तानी ही खड़ी है। स्वयं के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। तानी स्वयं के मुंह से ये सब बड़ी ही मुश्किल से निकलते हैं। स्वयं के पैर वहीं जम गए थे। उसके शहर ने अभी हरकत करना बंद कर दिया था। स्वयं अभी बिना किसी इमोशन के तानी को ही देख रहा था। तानी को सामने देखते ही स्वयं के सामने बीते हुए महीनों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। उसका दर्द एक पल में हवा हो चुका था। उसे अभी अपने सीने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने तपते रेगिस्तान को रेत के बिना बीच कोई बर्फ रख दिया हो। उसके आंख फिर से कुछ चमक दिखाई देने लगी थी। स्वयं अभी अपनी किसी भी फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। उसके मन में एक साथ कई इमोशन था, उस उभरे रहे थे। तानी को देखते ही खुशी, उसको देखकर उसके मन में उठ रहे जब जात अपने लिए गलतियों का गिल्ट, उसके माफी मांगने का मौका, उसके अपने वाइफ कहने का हक और
न जाने क्या क्या। तभी उन दोनों के सामने एक बस आकर खड़ी होती है और तानी की उछल हो जाती है। जाने से स्वयं अपने शेष में वापस आता है और रोड की दूसरी तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, सर, ट्रैफिक लाइट अभी रेड है, प्लीज रुक जाइए। आपकी रोड के दूसरी साइड जाना सेफ नहीं है। लेकिन सैम को अभी बस तानी से मिलना था। रोड के बीचों बीच कई गाड़ियां खड़ी थीं और स्वयं उन सब से झांकते हुए तानी को देखने की कोशिश कर रहा था। स्वयं बेचैन हो रहा था तानी को देखने के लिए। स्वयं को अभी का इंतजार इतना महीनों के इंतजार से भी काफी ज्यादा लंबा लग रहा था। स्वयं अभी कितना बेसब्र हो रहा था, ये तो सिर्फ वही जानता था। स्वयं बार बार ट्रैफिक लाइट की तरफ देख रहा था और ट्रफनेक होकर अपनी उंगलियों से अपनी बालों से हाथ फेरते जा रहा था। स्वयं के पैर एक जगह टिक ही नहीं रहे थे। स्वयं के पैर बेचैन से इधर उधर चलते लगे थे। कुछ ही देर में ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होता है और सारी गाड़ियां आगे बढ़ने लगती हैं। स्वयं बिना एक पल की देरी रोड के दूसरे साइड आता है, लेकिन उसे उसकी उम्मीद के विपरीत तानी वहां नहीं मिली। स्वयं भागते हुए आसपास देखने लगता है, लेकिन तानी वहां कहीं भी नहीं थी। लेकिन इस बार हताश होने की बजाय स्वयं के मन में एक उम्मीद जाग चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि तानी मुंबई में ही है और अब स्वयं तानी तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ तानी और अदिति ऑटो में बैठे हुए थे। तानी फिक्र से अदिति से पूछती है, ऐसा भी क्या प्रॉब्लम आ गई जो तू मुझे वहां से खींचते हुए जा रही हो? मुझे पता है। हाँ कहते हुए तानी बीच में रुक जाती है। स्वयं का चेहरा अभी भी उसके आंखों के सामने घूम रहा था। अदिति थोड़ा घबराते हुए कहती है, एमआर मल्होत्रा अनाथालय पहुंच गए हैं और दीदी मुझे कब से कॉल कर रही है, लेकिन तू उनका कॉल ही उठा नहीं रही हो। तानी अपना फोन देखती है और उसके फोन में काफी सारे मिस कॉल थे। तानी का मोबाइल साइलेंट पर था, इसलिए वो किसी भी कॉल पर आश्वास नहीं कर पाई थी। कुछ ही देर में दोनों अनाथालय के बाहर थे। दोनों दौड़ते हुए अंदर जाते हैं तो देखते हैं अनाथालय की लिविंग एरिया की सोफे आर्यत मल्होत्रा बैठा हुआ था और उसके सामने के सोफे पे एक औरत बैठी हुई थी जिनकी उम्र लगभग 65 के ऊपर लग रही थी। वाइट कलर की साड़ी जिस पर गोल्डन कलर की बॉर्डर बने हुए थे। सफेद बाल, आंखों में नजर का चमक पहले ठीक थी। ये औरत आर्यत की दीदी थी। बच्चे सारे एक साइड में खड़े थे। उसके हाथ और भी लोग खड़े थे जो उस अनाथालय के काम करते थे। अनाथालय काफी लग्जरियस था। उसमें बच्चे की सारी जरूरतों का अच्छे से ख्याल रखा गया था। उसके रहने, खाने, पहनने, खेलने और पढ़ने का उस अनाथालय में पूरा
इंतजाम था। आर्यन अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखता है और गंभीर भाव से कहता है, दीदी, मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहरा पाऊंगा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए दुनिया में कुछ मायने रखना है तो वो सिर्फ अपनी आप हो और मेरी बिजनेस। मुझे इस अनाथालय से और यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने डिसीजन ले लिया है कि इस जगह होटल बनेगा तो बनेगा। दीदी गुस्से से आर्यन को कहती है और कहती है, ये अनाथालय तुम्हारी दीदी जी ने बनाया था। तुम्हें लगता है कि मैं इस अनाथालय को कुछ होने दूंगी? आर्यन अब अपनी जगह से उठता है और जाकर दीदी के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। आर्यन अपनी दीदी का हाथ पकड़कर कहता है और उसके कहता है, हाँ मुझे मालूम है दी कि ये अनाथालय दीदी जी ने बनवाया था, लेकिन दीदी आखिर कब तक हम इन बच्चों की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। मैं कई सालों से सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि मुझे लगता था कि आप कभी ना कभी समझ ही जाएंगी। और दीदी, मुझे लगता है कि अब आपको समझना चाहिए। ये बहुत। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर आप लोग हमें इतना प्यार दिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे स्टोरी के लिए नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।